स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो स्टडी IQ में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज का लेक्चर 21। आज बात करेंगे डीपीएसपी से जुड़े कुछ अन्य आयामों की, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे जुड़े कुछ आयामों की, यानी कि हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका भारत में विकास हुआ, ठीक है, उनसे जुड़े विभिन्न विवाद जो थे उन पे बात करेंगे और क्या क्या समाधान निकल के आए। हम बात करेंगे चंपकम दोरईराजम केस की, श्रीमती चंपकम दोरईराजम वाला जो केस था, क्या था केस, उस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा इस पे जो क्रिटिसिज्म आता है, विभिन्न जो जूरिस्ट हैं, जो विभिन्न लॉ के ज्ञाता हैं, विधिक लोग हैं, उन लोगों ने क्या क्रिटिसिज्म किया और कहां पे ये इवॉल्व हुआ और किस प्रकार से भारत में विभिन्न केसों द्वारा हमने इवोल्यूशन देखा, इन सब पे हम विस्तार से आज बात करेंगे, ठीक है। बस इतना बताता चलो, ये PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे। आप इंस्टाग्राम पे यानी कि इट्स विकास लाइव पे उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बताता ये भी चलो कि हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ। कल से नया बैच शुरू हो चुका है हिंदी साहित्य का। अगले कोई एक हफ्ते इसमें एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो इसमें जुड़ना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वहां पर मैंने डिटेल्स बताई हुई हैं। चलिए, अब हम सबको पता है और मैंने कल भी आपको बताया कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो भी आपको अनुच्छेद दिखेंगे उनके आगे कैपिटल A या कैपिटल B दिख रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसी डोमेन का ये नया अनुच्छेद है जो बाद में जोड़ा गया है। निश्चित तौर पे जो शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, नंबरिंग में अभी भी 395 हैं, लेकिन टोटलिटी में वो 450 के आसपास हो चुके हैं। इट मीन्स कि लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 60 के आसपास नए अनुच्छेद जुड़े जो हैं वो इसी प्रकार से कैपिटल A कैपिटल B इस प्रकार से जोड़े गए हैं। इन सब पे हम आज बात करेंगे कि कब कब क्या जोड़ा गया। अब चूंकि इसमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिन पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन डीपीएसपी के सेंस में उनके आयामों पर बात करना और जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 39 से कल मैंने बात की थी फ्री लीगल एड की, हुसैनारा खातून केस की बात की थी। मैंने बताया था कि किस प्रकार से यदि गांव का कोई व्यक्ति शहर में आता है, या मान लीजिए उसका कोई मामला शहर में आता है और वहां पे उसको वकील को देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो निश्चित तौर पे सरकार से बात कर सकता है। सरकार मुहैया कराएगी कि उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो केस लंबे लंबे चलते हैं, वो केस उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। और भारत का संविधान लोगों के द्वारा एम्पावर्ड होता है ना, और लोगों में ही अगर शक्ति नहीं होगी तो संविधान के इस एम्पावरमेंट का क्या मतलब। इसलिए लोगों को शक्ति दी गई कि आप निःशुल्क विधिक सहायता आपको प्रदान की जाएगी। कहीं पे भी इसका अगर आपको वॉयलेशन दिखता है तो आप इसके लिए बात कर सकते हैं। अगेन, जस्टिसिएबल नहीं है, यस, सरकार प्रयास करेगा, यानी गवर्नमेंट जो स्टेट है वो प्रयास करेगी, ठीक है। अगला अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अब देखिए, आपने कुली मूवी से लेकर ऐसी तमाम मूवीज को देखा होगा जहां पे अमिताभ बच्चन या कोई अन्य हीरो है ना, जो किसी एक मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन का नेतृत्व करता है, वो समय समय पे मजदूरों के साथ खड़ा होता है उनकी मांगों के लिए। अब इस प्रकार की चीज़ें आज भी अगर हम भारत में बात करें तो सच्चाई है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अनुच्छेद 43A एक बड़ा, जिसे कहते हैं, मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद अब कम से कम दौर ये है कि भागीदारी मजदूरों की प्रबंधन में, इस कारण भी कि मजदूरों की दिक्कतें कौन सुनेगा, उनकी बातों पे कि जैसे हम ह्यूमन कंडीशन की बात करते हैं उसके लिए अलग से बाकायदा अनुच्छेद है। लेकिन अगर मजदूरों के वेज को लेके, मजदूरों के वर्किंग आवर्स को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके अगर मैनेजमेंट में लगातार कुछ इन्फो जाएगा तो चीज़ें सुधरेंगी। अब जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, अब पुलिस रिफॉर्म्स में एक सिपाही किस दिक्कतों से गुजरता है, SI के ऊपर क्या दिक्कतें रहती हैं, DSP लेवल पे क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या सारे IPS अधिकारियों को पता है? उत्तर है नहीं पता है। इस प्रकार से चीज़ें सॉल्व करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में आपको हर स्तर के लोगों को रखना होगा ताकि उनकी दिक्कतों को भी समाधान दिलाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 48A, मैंने बताया था कि इस समय जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, भारत के जो ज़िले हैं वो सबसे प्रदूषित ज़िलों में भी हैं, सबसे गर्म ज़िलों में भी हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारत में स्थिति अलार्मिंग है, और अगर हम अभी नहीं चेते तो कहीं ना कहीं पानी हमारे नाक से ऊपर चला जाएगा, स्थितियां बहुत ख़राब हो सकती हैं। तो अनुच्छेड 48A को जोड़ा गया जब यह समझा गया कि इन्वायरमेंट भी एक नेसेसिटी है, जो गुड गवर्नेंस है उसका एक पार्ट भी इन्वायरमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी उसका एक पार्ट है। पर्यावरण के बारे में भी सरकार को बात करना पड़ेगा, और सरकार अगर पर्यावरण के बारे में बात नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं ये गुड गवर्नेंस का, है ना, जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं उसकी बात नहीं करती है, उससे दूर जा रही है ना।
इसकी कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बात करते हैं ना। चलिए, इसके बाद देखा जाए तो 44वां और 86वां संविधान संशोधन था। जैसे इसकी मैंने बात की तो ये 42वां संविधान संशोधन से आया है ना, जो केशवानंद भारती वाद के बाद जो आया। हालांकि फिर उसके बाद जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने कुछ चीज़ों को जो उससे लगा कि ज़बरदस्ती संविधान संशोधन द्वारा डाली गई थी उनको हटाया गया, कुछ नए बदलाव लाए। उन नए बदलावों में जब 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें अनुच्छेद 38(2) दिखता है जो आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के राज्य के प्रयास की बात करता है। ध्यान रखिएगा, असमानताओं को कम करने में राज्य का क्या प्रयास है, क्योंकि जब हम अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, 16 की बात करते हैं तो कहते हैं कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 और 18 भी असमानता के अगेंस्ट में है। लेकिन ये सभी नागरिकों के प्रति स्टेट को क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है कि राज्य का प्रयास क्या होना चाहिए। वो तो अधिकार है आपके, आप उसके लिए जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन ये क्या है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन स्टेट को, वेलफेयर स्टेट को मेंटेन रखने के लिए इस प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। 2002 में आप सबको पता है, इसकी बहुत बार मैंने बात की, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 45 व 21(a) की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि 45(a) जो अनुच्छेद 45 था, पहले वही शिक्षा की बात करता था। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो डीपीएसपी में इसको रखा गया था। क्यों? क्योंकि भारत के पास संसाधन बहुत सारे नहीं थे। जब भारत के पास संसाधन हुए तो भारत को लगा कि अब इसको मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम भारत के हर बच्चे को शिक्षा के तौर पे एक मौलिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है ना। अनुच्छेद 45 से कट के 21(a) बनता है। 45 0 से लेकर 6 की बात करता है, उसके ऊपर की 6 से लेकर 14 की बात अनुच्छेद 21(a) करता है। ये कहता है कि भाई शुरुआती में जो बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जरूरत है, पेरेंट्स को उसका ध्यान देना, केंद्र को, सरकार को, स्टेट को उसका ध्यान देना चाहिए। और 21(a) कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है टू इंश्योर, ठीक है, शिक्षा। और अगर स्टेट इंश्योर नहीं कर पाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट पहुंच सकते हैं, अगर हम 21(a) की बात करें तो क्या है, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली, प्रारंभिक शिक्षा अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बन गया कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि राइट टू एजुकेशन भी इसके बाद ही आया, डेवलप हुआ, यानी कि शिक्षा का अधिकार बाकायदा एक अधिनियम भी बना। तो दोनों के तरीके से कोई बच्चा अगर शिक्षा से अछूता है तो वो कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए, है ना। यहां पे एक चीज और है, यहाँ पे जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्या सभी डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो डीपीएसपी की श्रेणी है भाग 4 उससे इतर भी हैं। जैसे जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 335 की जो भाग 16 में है, वो सेवाओं के लिए SC/ST के दावों की बात करता है ना, कि किस प्रकार से सेवाओं में SC/ST सुविधाओं की बात। मुझे जरा एक बार बताइए कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्या ये रिजर्वेशन जो है, क्या ये रिजर्वेशन जिसकी हम लगातार बात करते हैं, ये एजुकेशन के रिजर्वेशन की बात होती है या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात होती है जो 10 वर्षों के लिए रखा गया था? और क्या बता सकते हैं कि उसका अनुच्छेद 335 से क्या रिलेशन है या 336 से? चलिए, अनुच्छेद 350(a) बात करता है प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अब देखिए, मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, इस पर बाकायदा विस्तार से बात करता हूँ कि कहाँ तक हिंदी की अप्रोच है, कहाँ तक हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में कितनी मजबूत है। इन सब का श्रेय मिलना चाहिए अनुच्छेद 350(a) को भी, जो बाद में जुड़ा, आप देख सकते हैं भाग 17 में बाद में जुड़ा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के प्रयासों को और ज्यादा हमें धार देनी पड़ेगी अगर हम मातृभाषा को शिक्षा में अगर हम और प्रगति करना चाहते हैं ना। अनुच्छेद 351 जो भाग 17 में है वो बात करता है हिंदी भाषा के विकास के बारे में। अब इसके लिए आप हिंदी साहित्य से जरूर जुड़ सकते हैं उस पर, हालांकि मैंने यूट्यूब पे इस पर क्लासेस भी ली हैं जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि किस प्रकार से हिंदी भाषा को एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पे पूरे भारत में प्रचारित करने की बात हो रही है। इनफैक्ट जब हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं तो यूँ तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रयास रहता है कि उन 3 भाषाओं में से एक भाषा वो हो जाए जो हिंदी भाषा हो। जैसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं जो 2020 में बनी, उस एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई। त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा गया कि एक आपकी नेटिव लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है, एक आप इंग्लिश रख सकते हैं, एक जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। खैर, इस पे विवाद बहुत सारे होते हैं, मैंने विस्तार से इस पे बात भी की है, लेकिन विषय वस्तु क्या है कि हिंदी भाषा को कैसे विकसित किया जाए। अब जो नॉर्थ इंडिया से देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि सिर्फ हिंदी भाषा की बात क्यों हो रही है। दिक्कत यह है कि हिंदी भाषा के अराउंड पॉलिटिक्स बहुत सारी हुई। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने से पहले जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी नेता थे, एक कॉमन आइडिया था कि यार हिंदी के साथ ही जाएंगे।
लेकिन जब भारत का संविधान बनने लगा तो लोगों को लगा हम तो क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र की राजनीति करेंगे, क्षेत्र की भाषाओं की बात करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर होती गई, है ना। हिंदी की कड़ी कमज़ोर हो गई। वो हिंदी जैसे हम कहते हैं कि एक राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, एक राजभाषा की बात करते हैं, ठीक है। तो वो हिंदी जिसको राष्ट्रभाषा हो जाना चाहिए था, वो अभी राजभाषा ही है अलॉन्ग विद इंग्लिश इन मोस्टली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। हालांकि कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पे अभी भी है, अभी भी साउथ के लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, जो लोग हिंदी भाषी हैं वो साउथ में जाके इंग्लिश से बोल के काम चला लेते हैं, लेकिन जब वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं तो वो चाहते हैं कि आप हिंदी बोलने का प्रयास करो। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो अभी महाराष्ट्र में हो रही है या जो कर्नाटक में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज बोलने के लिए आपको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। माहौल कुछ ऐसा बने कि हर व्यक्ति उस भाषा को, जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, उसको पढ़ने का, उसको लिखने का, उसको बोलने का तरीका सीखे। इससे क्या होगा, देखिए स्टडी ये कहती है कि जितनी भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, आपका दिमाग उतना मजबूत होगा। खैर, फिर कभी इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात यहाँ पे इसकी की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सर BN राव की। तो उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी। उन्होंने कहा था कि जो DPSP हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, यानी कि जो DPSP हैं, है ना, इनको क्या होना चाहिए, न्यायोचित और गैर न्यायोचित दो श्रेणियों में होना चाहिए। ऐसे DPSP जो न्यायोचित हो, ऐसे DPSP जो गैर न्यायोचित हो। अब जैसे मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, जब हम अनुच्छेद 39A की बात करते हैं, निश्चित तौर पे न्यायोचित होना चाहिए। अनुच्छेद 48A की बात करते हैं, न्यायोचित होना चाहिए। या जब हम बात करते हैं पीछे आ जाए, हाँ, अगर हम 43A की बात कर ले, चलिए 43A तो नहीं भी रहेगा, लेकिन अनुच्छेद जैसे 44 को लेकर उन्होंने बोला कि न्यायोचित होना चाहिए। तो कुछ कुछ को उन्होंने बोला जो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस के अनुच्छेद हैं DPSP में, उनको क्या होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए था। बाकी गैर न्यायोचित चलेगा। पंचायत से लेकर बाकी चीज़ों पर उन्होंने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ DPSPs इतने इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे मैं आपको जब 39A की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि कोई गांव का व्यक्ति जो सिर्फ न्याय चाह रहा है, वो न्याय सिर्फ इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई वकील नहीं है। स्टेट के पास अपने वकील होते हैं, जो उनके काउंसिल्स होते हैं, वो उनको असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेट अगर उनको सिर्फ ये कह रहा है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है, ये थोड़ा सा एक ऐसा है जहां पे कहीं ना कहीं डिस्कशंस होने चाहिए कि कम से कम इसको तो न्यायोचित किया जा सकता है कि भाई कोई गरीब व्यक्ति हो, दूर दराज से आया हो, उसको नहीं पता कि वकील क्या होता है, कैसे काम करता है, कम से कम उसको अधिकार तो मिले कि वो अपने लिए किसी वकील को ढूंढ सके या सरकार उसको सपोर्ट कर सके। कहीं ना कहीं इस प्रकार के लिए डॉक्टर BN राव ने कहा कि इसे न्यायोचित होना चाहिए। कुछ बातें और उन्होंने कही। उन्होंने कहा DPSP का लक्ष्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। अब अभी जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था तो याद कीजिए, मैंने 43A की बात की थी, ठीक है, मैंने 43A की बात की थी। या जब हम DPSP की बात करते हैं तो देखिए, चाहे हम कुटीर उद्योगों की बात करें, है ना, चाहे हम बात करें रोजगार में ऐसे वैल्यूज़ की कि वहाँ पे कंडीशंस ह्यूमन है कि नहीं है, वहाँ पे आम आदमी को काम करने की सहूलियतें हैं कि नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इवन 39 को देखें तो 39 क्या कहता है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। चूंकि जो मौलिक अधिकार है उनमें इनकी बात नहीं की गई है। हालांकि जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र आता है, लेकिन आप सबको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नाउ। अब वो लीगल राइट हो गया है आगे जाके, है ना। चलिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, न्यायालय में नहीं बल्कि जनमत न्यायालय में उल्लंघन सत्ता में खतरे में है। अब ये बात तो बड़ी क्या कहते हैं, ईजी तरीके से कह दी गई BN राव द्वारा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि न्यायालयों के पास अगर शक्ति है, हमारे न्यायालयों के पास, थोड़ा सा सही चल रहे हैं, अगर न्यायालयों के पास शक्ति है, ठीक है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोई संस्थाएं बनी हुई है, तो क्यों ना उसको भी ये शक्ति दे दी जाती। अब लोगों के पास है, लोग तो 5 साल में भूल जाते हैं। दिक्कत ये है कि जब हम बात करते हैं लोगों पे, तो ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ यूपी के किसी किसान का हक जो है वो मार लिया गया हो, और दक्षिण या साउथ में यूपी का कोई किसान ऐसा हो जो उससे अप्रभावित हो, वो क्यों सरकार को बदलेगा। वेस्ट यूपी में कोई किसान ने आत्महत्या कर ली हो, ईस्ट यूपी में किसी किसान को क्यों फर्क पड़ेगा। तो जब चीजें इस प्रकार से फ्रेगमेंटेड रहती हैं तो शायद जो जनता है उस प्रकार से निर्णय नहीं ले सके। हाँ,
कॉमन कंसेंसस कई बार बनता है, लेकिन हमेशा कॉमन कंसेंसस इस प्रकार के मुद्दों पे बने यह भी जरूरी नहीं। तो शायद यहां पे एक बात और जोड़ी जा सकती थी कि हाँ, कुछ पार्ट्स को जस्टिसेबल किया जा सकता था, है ना। चलिए, उसके अलावा प्रस्तावना का विस्तार, हस्तक्षेप यानी कि लेसर फेयर की जब हम बात करते हैं, नहीं बल्कि एक सकारात्मक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना की बात की गई है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कई बार सकारात्मक भेदभाव भी देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे सकारात्मक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, सत्ता दुरुपयोग न करे। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी मामले सामने आए जहां पे सत्ता ने दुरुपयोग के प्रयास किए। हम कुछ वाद में, कुछ केसेस में इसकी बात करेंगे, लेकिन ये आप पे छोड़ूंगा कि आप तय कीजिए, आपका कॉन्शियस क्या कहता है कि क्या सत्ता ने सही किया या कोर्ट ने जो सुधार किया वो सही किया, है ना। चलिए आगे आते हैं। अब डीपीएसपी की भूमिका क्या है अगर देखा जाए तो न्यायालयों के संदर्भ क्या है कि न्यायिक समीक्षा और कानूनों की संवैधानिक वैधता जानने में सहायक है। अब मान लीजिए कि डीपीएसपी क्या है, एक पैरामीटर्स है, ठीक है। डीपीएसपी क्या है, पैरामीटर्स है, ठीक है, कि कोई सरकार कैसा काम कर रही है। अब ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिटमस टेस्ट का काम करेंगे कि डीपीएसपी में जिन पैरामीटर्स की बात की गई थी, अनुच्छेद 39 की बात कर लें, अनुच्छेद 40, 41, 42, 43 सबकी बात कर ली जाए, क्या सरकार उन पैमानों पे काम कर रही है। अगर तो नहीं कर रही है तो न्यायालय उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप पैमाने पे काम कीजिए, आप उस लीक पे काम कीजिए, है ना। क्या है कि अगर सरकार का कोई कृत्य असंवैधानिक लग रहा है, हम बहुत सारे केसेस की बात करेंगे अभी, अगर सरकार का कोई कृत्य असंवैधानिक लग रहा है तो कोर्ट कह सकती है कि गुरु अभी रुक जाओ, ये सही दिशा में नहीं जा रहा है ना। और क्या है, विपक्ष को सशक्त बनाना, यही लिटमस टेस्ट का उपयोग विपक्ष भी कर सकता है। वो कह सकता है ना कि भाई ये जो आपकी योजना है ये सीधे सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वॉयलेशन है, उसके अगेंस्ट में जा रही है। जैसे हम पर्यावरण की बात करते हैं, अनुच्छेद 48A की बात करते हैं, क्या वर्तमान सरकार पर्यावरण को इंपॉर्टेंस दे रही है। अगर दे रही है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रही है तो क्या विपक्ष के लिए एक प्रॉपर मुद्दा नहीं है कि हाँ, या हम वीकर सेक्शन की बात करते हैं, अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, क्या सरकार वीकर सेक्शंस के लिए बेहतर काम कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो विपक्ष उसको एक अपने इशू के तौर पर रेज कर सकता है। जैसे हम अनुच्छेद 45 की बात करें, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, क्या सरकार उनको वो सुविधाएं मुहैया करवा पा रही है। अगर नहीं करवा पा रही है तो उसको मुद्दा बनाया जा सकता है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं मुद्दा बनाने की, मैं कह रहा हूं कि कहां कहां से शक्ति लोकतंत्र को मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र का जितना मजबूत पार्ट पक्ष है उतना ही मजबूत पार्ट विपक्ष भी है ना। चलिए, स्थायी नीति अब क्या है, सत्ता परिवर्तन के बावजूद घरेलू और विदेश नीति में स्थिरता का आधार क्या है, स्थायी नीति। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो आप किताब खोल के देख लीजिए। जैसे आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल मैप के आधार पर आप सही जगह पर पहुंचते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार से गूगल मैप के समान ही है, ठीक है। ये जो डीपीएसपी है ये क्या है, एक प्रकार से क्या है, गूगल मैप ही है सरकार के लिए, जो आपको सही रास्ते पे पहुंचा देंगी। तो ये स्थायी नीति की बात करते हैं। और क्या है, मौलिक अधिकारों के पूरक। जैसे होता है ना कि कहीं कहीं पे कुछ चीजें छूट गई हों, कहीं कहीं पे कुछ चीजें हों जो बहुत मजबूत नहीं हो लेकिन थोड़ी कम मजबूत हों, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। जैसे हम 39A की बात करते हैं, 48A की बात करते हैं, 46 की बात करते हैं, 45 की बात करते हैं, ये जितने भी अनुच्छेदों की मैं बात, इनफैक्ट 48 की बात करें, जब हम 48A के अलावा 48 की बात करें, जब हम जो जानवरों पे क्रूरता है या उसकी अगेंस्ट में जाते हैं या मद्यपान के अगेंस्ट में जाते हैं, ये सभी चीजें क्या हैं, जो छोटी मोटी चीजें जो शायद मौलिक अधिकारों का पार्ट ना बन सकी हों इस कारण कि बहुत मजबूत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का पार्ट है। तो वो चीजें जो उतनी मजबूत नहीं थी लेकिन जरूरी थी, उन सबको यहाँ पे डीपीएसपी में शामिल कर लिया गया। अब कुछ चीजें तो और बच जाएंगी जो हमारे ऊपर लाएंगी, वो फिर हम अगली कक्षा में, यानी कि जो पार्ट 4A है, यानी कि अनुच्छेद 51A है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक आधार देकर राजनीतिक लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बना देना। राजनीतिक जो अधिकार हैं वो आपको दिख रहे हैं किसमें, मौलिक अधिकारों में, लेकिन सामाजिक आर्थिक पक्ष छूट गया था, उस पक्ष को जोड़ दिया किसने, उस पक्ष को जोड़ दिया डीपीएसपी ने, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो एक प्रकार से संपूर्ण संविधान हमको देखने को मिलता है अगर हम मौलिक अधिकारों को जोड़ दें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ में। तो यह है इसका आधार, जो डीपीएसपी की भूमिका है, ठीक है। अब लेकिन अगर आगे बढ़े तो इसकी आलोचना भी होती है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। जैसे केसी वियर ने कहा कि उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, केवल नैतिक उपदेश है, कोई कानूनी स्वीकृति नहीं है। वर्बेटिम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर कोई चीज जस्टिसिएबल नहीं है तो सरकार पे आप किस प्रकार से दबाव डालेंगे कि उसको फॉलो करे। आप बस यही कर सकते हैं कि 5 साल बाद सरकार बदल दें।
लिखा है ना कि कोई कानूनी स्वीकृति तो है नहीं, शायद कोई एक छोटा सा कानून बना दिया जाता, जैसे 226 की बात करते हैं, वैसा ही कोई अनुच्छेद डाल दिया जाता कि डीपीएसपी अगर आप फॉलो नहीं हो रहा है तो इतने लोग मिलकर अगर एक कोई एप्लीकेशन डालेंगे तो शायद उस पर कोर्ट काम कर ले। कुछ उतना मजबूत नहीं, थोड़ा डाइल्यूट सही, लेकिन इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता था। इसकी बात की किसने? जब हम केसी हेयर की बात करते हैं, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने, यह केवल पवित्र आकांक्षाएं हैं 19वीं सदी के रूढ़िवादी फेबियन समाजवाद पर आधारित। अब जैसे फेबियन समाजवाद की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि जब हम फेबियस मैक्सिमस की बात करते हैं, है ना, जब वो जो रोमन सेनापति थे उनके आधार पे कि कैसे कैसे हम जो विचारधारा है हम उसको लोकतांत्रिक और सुधारवादी साधनों के माध्यम से किस प्रकार से क्रमिक रूप से समाजवाद में जोड़ देंगे, इस प्रकार की बातें फेबियन सोशलिज्म में कही गई हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इस प्रकार की सिर्फ सिंपल पवित्र आकांक्षाएं हैं, जो जैसे समाजवाद या पवित्र समाजवाद पूरी तरीके से नहीं दिख सकता, वैसे ये भी पूरी तरीके से नहीं दिख सकती। मतलब आप ये इसको ऐसे कह सकते हो कि एक चीज होती है ना, एक होता है कहते हैं सिद्धांत, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है आदर्शवाद। ये सिर्फ आदर्श हैं, इनको वास्तविकता में पूर्ण कर पाना संभव नहीं है, इसकी बात इन्होंने कही। एन श्रीनिवासन साहब ने क्या कहा कि सुसंगत दर्शन का अभाव है, ये अस्पष्टता और दोहराव से युक्त है। एक तो बात एक और होती है इसकी, जो इसको जिस आधार पे नंबरिंग दी गई है, अनुच्छेद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 से लेकर 51 तक, कई लोग इस नंबरिंग पे प्रश्न करते हैं, ठीक है। जैसे हमने गांधीवादी और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात की थी, तो कई लोग इसकी नंबरिंग पे क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जबरदस्ती कोई चीज़ जिसकी बात 42 में कर ली गई है उसको पुनः 43 में क्यों बात किया जा रहा है, जिस 39 में जिसकी बात कर ली गई उसको पुनः 41 में क्यों दोहराया जा रहा है, इस प्रकार की बातें होती हैं, है ना। तो श्रीनिवासन साहब ने कहा कि जबरदस्ती का दोहराव है और एकदम अस्पष्ट है। जब संविधान सभा को आप देखेंगे, संविधान सभा जो संविधान सीरियल है उसको जरूर देखिएगा, उसमें बाकायदा ये स्टेटमेंट आता है कि डीपीएसपी देखने में जितना अच्छा लग रहा है, समझने में उतना ही अस्पष्ट सा, वेग सा लग रहा है। ये स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट का सीधे सीधा अर्थ यही निकल के आता है कि कुछ चीजें तो अस्पष्ट लगती हैं बहुत से लोगों को, ठीक है। ठीक है, के संथानम साहब ने क्या कहा कि संवैधानिक संघर्ष का कारण केंद्र बनाम राज्य और राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री के बीच टकराव की संभावना है। खैर, अभी इस मुद्दे पे तो मैं कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगा जब तक आपको पार्लियामेंट नहीं पढ़ा लूंगा, पर यह जरूर है कि सरकार बनाम न्यायालय का जो टकराव है उसका आधार ये जरूर बने। कैसे आधार बने, इन सब पे हम अभी विस्तार से देखेंगे, ठीक है। विस्तार से इसलिए देखेंगे क्योंकि कई सारे केसेस हैं, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स और चंपकम दोरईराजम, इन सबकी हम लोग बात करेंगे। अगर तुलना के रूप में देखें तो क्या है, इधर मौलिक अधिकार है, उधर डीपीएसपी है, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। विशेषताओं की बात करें तो राज्य पे नियंत्रण सीमित करते हैं, नकारात्मक है। राज्य पे कर्तव्य आरोपित करते हैं, सकारात्मक है। विधिक दर्जे की बात की तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि जस्टिसिएबल है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। शक्ति क्या है, कानूनी रूप से मान्य है, अगेन जस्टिसिएबल नहीं है तो सिर्फ नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है ना। आवश्यकता क्या है, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है, समुदाय या समाज के कल्याण के लिए, यानी कि समाजवादी प्रिंसिपल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी है। प्रवर्तन, कानून की आवश्यकता नहीं है। लागू करने हेतु कानून की आवश्यकता होती, क्योंकि इसके लिए अनुच्छेद 32 ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, अलग से कानून नहीं बनाने की जरूरत है, पर इसके लिए अलग से कानून। इनफैक्ट कल जब मैं डीपीएसपी पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारे अधिनियमों के बारे में बताया, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, वो सब इसलिए लागू कराए गए क्योंकि कानूनों की आवश्यकता होती है ना। औचित्य क्या है, उल्लंघन पे कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया जा सकता है। उल्लंघन असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं है, सरकारें चाहे तो उल्लंघन कर सकती हैं, और ऐसा देखा गया है कि सरकारों ने समय समय पर उल्लंघन किया भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य, समुदाय के कल्याण के लिए, यानी कि समाजवादी तरीके से देखा जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट है। और लागू करने हेतु कानून की आवश्यकता है कि बाकायदा कानून बनाया जाए ताकि उसके बाद कोई उसे अलग ना जा सके, है ना, फॉलो कर सके उसके बाद भी जो वेलफेयर स्टेट है उसको। तो कुछ चीज़ें सकारात्मक भी हैं, पर कुछ चीज़ें वही कि अगर जस्टिसिएबल होता तो शायद लोग, हाँ ये भी है कि जस्टिसिएबल होता तो फिर लोग हमेशा कोर्ट ही पहुंचे रहते, क्योंकि दायरा इतना विस्तृत है, परिभाषाएं कुछ अस्पष्ट हैं, तो हर चीज़ को लेकर पहुंचते। तो पहले न्यायालय देखता, पहले क्लियर करता कि नहीं यार तुम्हारा मामला इसका है नहीं, और फिर उसका मामला होता देखता कि किस अनुच्छेद के तहत ये ज़्यादा परिवर्तनीय है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि
हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम लोग हमेशा कहते थे कि ये जस्टिसेबल है या जस्टिसेबल नहीं है, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के जिक्र, इस प्रकार के डिस्कशन होते हैं। पर एक छोटी सी बात मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक को जस्टिसेबल बना दिया जाता, जिसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो आपको नहीं लगता कि वो कोर्ट्स जो ऑलरेडी इतने सारे केसेस से दबी हुई हैं, वो कोर्ट्स और ज़्यादा दब जाती, और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती, है ना? इस कारण इनको जस्टिसेबल नहीं बनाया गया। दूसरी बात, हमारे पास संसाधन इतने सारे नहीं हैं, न कोर्ट के पास में, न गवर्नेंस के पास में, कि इस डीपीएसपी में हर महत्वाकांक्षा को पूरित किया जा सके। इस कारण भी जस्टिसेबल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है? वरना बहुत सारे केसेस होते, बहुत सारा संसाधन जो है वो वेस्ट होता और हम बहुत अच्छे तरीके से आगे न कर पाते, देख पाते, ठीक है? चलिए अब आते हैं कुछ केसेस पे बात करेंगे कि कौन सर्वोच्च है ना? चंपकम दोरई राजम से लेके सारे केसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं चंपकम दोरई राजम। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों को लगता है किसी पुरुष का नाम है, जी नहीं। श्रीमती चंपकम दोरई राजम जो थी, ये इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि मद्रास मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में जातिगत आरक्षण के खिलाफ ये केस था। हुआ क्या था, आप सबको पता है कि रिजर्वेशन के दौरान जैसे हर स्टेट ने रिजर्वेशन दे रखा है कि यहाँ पे इतने लोगों को लिया जा सकता है। पर बात क्या है कि ये गई कोर्ट में, इन्होंने क्या कहा, उस समय तक अनुच्छेद 15(4) नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(1) के तहत, ठीक है, और 29(2) के तहत ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं यहाँ पे, चूंकि इनके नंबर 369 आए थे 450 में और ये एलिजिबल थी, तो मुझे संस्थान में दाखिला देना चाहिए। लेकिन संस्थान ने क्या कहा कि अनुच्छेद 46 कहता है वीकर सेक्शन को हमको मजबूत करना है, शेड्यूल ट्राइब को हमें मजबूत करना है। तो SC ST को जब हम मजबूत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं SC ST वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अनुच्छेद 46 यानी डीपीएसपी को आगे करना होगा, उनको स्पेशल सुविधाएं देनी होंगी, उनके लिए सीटें रिजर्व करनी होंगी। चूंकि उस समय तक 15(4) नहीं आया था, इसलिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं, डीपीएसपी से एनी टाइम फंडामेंटल राइट्स जो है वो मजबूत हैं, डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स मजबूत हैं, और अगर दोनों में अगर टसल होगी तो फंडामेंटल राइट्स को विनर माना जाएगा। तो चंपकम दोरई राजम में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों की शेषता जब भी टकराव होगी, मौलिक अधिकार ही प्रभावी होंगे, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के अधीन है। ये बात क्या कह दी, ये बात कह दी किसने, जुडिशरी ने। और इस बात पे बहुत टसल होगी, लगातार टसल होती जाएगी। मैंने जब बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ाया था तो भी बताया था। तुरंत क्या हुआ, संसद ने पलटवार क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन लाया, 1951 पारित, जो 1951 में पारित हुआ। अनुच्छेद 15(4) जो क्लॉज 4 है उसको जोड़ा और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि सामाजिक सुधारों को बचाया जा सके। आपको याद होगा कि 9वीं अनुसूची में वो जमीन वाले भी सारे केसेस को डाल दिया करते थे क्योंकि सामाजिक सुधार करना चाहते थे। कुछ लोगों का कहना था कि सामाजिक सुधार नहीं था, जानबूझ के लोगों के अधिकारों को वो हनन करना चाहते थे, इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। और इस कारण भी टसल बहुत हुई कोर्ट की और सरकार की। तो यहाँ पे पहली बार आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कोर्ट ने निर्णय दिया, क्योंकि वो तो भाई जो देखते हैं उस पर निर्णय देते हैं। 7 जजों की पीठ थी, उन्होंने देखा कि भाई इस प्रकार का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, और संविधान में जो प्रावधान है वो चंपकम दोरई राजम जी जो महिला है उनके पक्ष में था, तो उन्होंने उसके पक्ष में निर्णय दे दिया, है ना। अब अगला आता है, अब देखिए, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह 2 ऐसे केस थे जहां पे कहा गया, जहां पे सीधी सीधी बात ये कही गई कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के केस में क्या हो जाएगा। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि जो समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिए सरकार लोगों की जमीन को जो हड़प रही है वो हड़प सकती है, फिर वो शेड्यूल 9 में पहुंचा भी देती है कुछ उस प्रकार के विषयों को। लेकिन बात क्या आती है, IC गोलखनाथ साहब जो है, इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। अब इनको एक जो वहाँ का अधिनियम बना था, पंजाब सुरक्षा और भूमि पट्टा अधिनियम 1953 के तहत इस 500 एकड़ जमीन को ले लिया गया, कहा गया सिर्फ 30 एकड़ जो भूमि जमीन है वो आपके पास रहेगी, है ना। अब ये गोलखनाथ परिवार वो कहते हैं कि अनुच्छेद 1F संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन है, इसके लिए वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जो पूर्व में शंकर प्रसाद सज्जन सिंह जो थी उन पे ऑलरेडी क्या कहते हैं जो डिसीजन दे चुकी थी उसको पलटती है। क्या कहती है कि मौलिक अधिकार अलंघनीय है, सैक्रोसैंक्ट है, संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कभी नहीं कर सकती। यहां पे कहा गया कि जितना परिवर्तन करना चाहे कर सकती है, लेकिन
यहां पे गोलकनाथ में कहा गया कि कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है, कोई भी मतलब एक पैसे का परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये कोर्ट यहां पे कहा कोर्ट ने, ठीक है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(3) के तहत एक सामान्य कानून है, सिर्फ कानून है ना, इसकी बात की गई। तो यहां पे शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में सब सही चल रहा था सरकार के हिसाब से, लेकिन जब गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट का माथा पलटता है, तर्क देखती है, कहती हाँ बिल्कुल सही बात है, 500 का 30 कर दिया, कैसे किया, उस पर वो कहती है, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार था उस समय ना, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। उन्होंने कहा कि फिर अधिकार ही हटा दो, या तो खैर बाद में अधिकार हट भी जाता है। खैर उसके बाद अगला है, अगर आप देखें तो संसद का पलटवार क्या होता है। गोलकनाथ के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संसद क्या करती है, पहली बात तो 24वां संविधान संशोधन लाती है। बेसिक स्ट्रक्चर वाले में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज उसमें जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या करती है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करने की पूर्ण शक्ति है। वो चाहे तो 6 जो अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उस समय तो 7 थे, उन 7 को 0 कर दे या 70 कर दे, वो सरकार के हाथ में, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। और क्या लाया, 25वां संविधान संशोधन 1971 31C को लाया गया। क्या कहा गया, यदि कोई कानून अनुच्छेद 39A और B यानी कि जो डीपीएसपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो समाजवादी प्रिंसिपल्स हैं को लागू करने के लिए बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ना। क्योंकि देखिए, जब हम 39A और B की, खासकर 39B की बात करते हैं जो धन के संकेंद्रण को रोकता है, तो 39B की बात करते हुए हम हमेशा क्या चीज कहते हैं कि धन के संकेंद्रण को रोकने का मतलब क्या है कि किसी के पास बहुत सारी संपत्ति है वो नहीं रख सकता। किसी, जैसे गोलकनाथ साहब थे, उनके पास बहुत सारी जमीन है, वो नहीं रख सकते, संकेंद्रण जो है वो माना जाएगा। तो सरकार उसको लेगी और लोगों के हित में लोगों में बांट देगी, या उसके लिए कुछ वो सरकारी जमीन बना के उस पर कोई योजना या कोई नए प्रकार के निर्माण को शुरू कर देगी। और इसके लिए यानी कि क्योंकि वो 39A और 39B को लागू कराना चाहती है, अब इसके सामने चाहे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है या अनुच्छेद 31 है, यानी कि संपत्ति का अधिकार है, वो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि वो समाजवादी प्रिंसिपल्स को लागू कराना चाह रही है। आप देख रहे हैं चंपकम दोरई राज्य में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबसे ऊपर है, डीपीएसपी उसके अधीन है, लेकिन ये लगातार सरकार डीपीएसपी को मजबूत करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार को तो कमजोर कर नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल भी आ जाएगा, लेकिन डीपीएसपी को लागू कराने के लिए अपने हिसाब से सारे काम कर सकती है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि सरकार की मंशा बिल्कुल सही थी, समाजवादी प्रिंसिपल्स को लागू कराना ही चाहिए था, लेकिन उसका भी एक तार्किक आधार ढूंढा जा सकता था। रैंडम संविधान संशोधन करके कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल डाल के ये तरीका सही नहीं था, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है। अब क्या आता है, केशवानंद भारती, आपको पता है एडनीर मठ, जितने भी केसेस हैं ये सारे संपत्ति से जुड़े हुए हैं, चाहे एडनीर मठ की संपत्ति अधिग्रहण या जब मिनर्वा मिल्स की बात करेंगे, सब संपत्ति के अधिग्रहण से जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, गोलकनाथ फैसले को पलटा गया, 24वें संविधान संशोधन को वैध माना गया, लेकिन संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को चेंज कर सकती है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। उन्होंने कहा कि जो करना है करो, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार है, तुम 700 प्रकार के ले आओ, ठीक है, 7 प्रकार है उनको एक में कर दो, जो करना है कर लो। संविधान को कुछ भी नाम कर दो, उसको संविधान का नाम आप कुछ भी कर दो, कोई भी, किसी धूम नाम कर दो उसका, जो तुमको परिवर्तन करना है कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का ना, उसको मत बदलना, उसको नहीं कर सकते आप, है ना। वही ये बहुत 7x13 जजेस का ये बेंच थी और 7 ने इसके पक्ष में निर्णय दिया था, और मैंने बहुत विस्तार से इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाले में कवर किया, प्लीज उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्या कहा कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वह संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट परिवर्तित नहीं कर सकती। जो मन में आए करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन रहोगे, बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी जो करना है करो। कुल मिला के संसद को यह कहना था कि कुछ भी नहीं कर सकते तुम, बेसिक स्ट्रक्चर की डिफिनेशन हमने कुछ दी नहीं है, हर चीज को हम बेसिक स्ट्रक्चर में लाते रहेंगे, तुम करते रहो बदलाव, है ना। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 25वां संविधान संशोधन भी वैध है, अनुच्छेद 31C, 39A, 39B की रक्षा को बरकरार रखा गया, ठीक है, लेकिन फिर एक और बात कही गई, जो इसके पहले मैंने बताया था 9वीं अनुसूची की, कि वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत है, और जुडिशियल रिव्यू को भी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, खन्ना साहब ने कह दिया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। तो उन्होंने कहा कि जो तुमको करना है करो, ठीक है, जो तुमको करना है करो, ये कहा गया, लेकिन इनडायरेक्ट क्या था कि बाकी तो हम संभाल ही लेंगे, तुम अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो, है ना, ये इनडायरेक्ट था वहां पे। चलिए, अब क्या है, 42वां संविधान जो अतिरेक, कुछ लोग मानते हैं कि जबरदस्ती बहुत सारी चीज जोड़ी गई, मैंने भी बताया था कि किस प्रकार से 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको सुधारा गया। तो क्या है, अनुच्छेद 31C का अभूतपूर्व विस्तार किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद क्या हुआ कि उसका इंपैक्ट क्या हुआ कि 14, 19 और 31 केवल 29A, B नहीं, बल्कि क्या कि जितने भी डीपीएसपी उनसे भी कम,
अभी तक तो कहा कि अभी तक तो हमारी धैर्य का परीक्षण हो रहा था, है ना। अभी तक कहा गया था कि सिर्फ 39A, BC है ना, या 39BC की जब हम बात करते हैं, बेसिकली अनुच्छेद 39 की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 39 से ही कमतर बोला गया। अब कहा गया नहीं, जितने भी DPSP हैं 14, 19 और 31 उन सबसे नीचे, पहले DPSP की बात होगी फिर उसकी बात होगी, है ना। तो अब पूरा कुछ विस्तार किया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन आया जो कुछ सुधारात्मक जिसे माना जाता है, संतुलन की ओर कदम। सबसे बड़ी विवाद की जड़ को समाप्त किया क्या, संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्योंकि सारा विवाद जितने भी है, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, ऑल दीज केसेस आर रिलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी, उसी से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले उन्होंने तो उसी को ही जो जड़ से उसको हटा दिया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में, उसने क्या कहा, कुछ बातें। पहली बात तो क्या कहा गया कि देखो यार, वही बेसिक स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा देखो तुमको DPSP को ऊपर करना है, फंडामेंटल राइट्स को नीचे करना है, कर लो। फंडामेंटल राइट्स को ऊपर करना है, DPSP को नीचे करना है, कर लो। पर ध्यान रखना इनके बीच का जो संतुलन है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो करना है चाहे कर लो, पहले मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, है ना। कहीं से देख के ये ना लगे कि किसी एक को बहुत मजबूत कर दिया गया, किसी एक को बहुत कमजोर कर दिया गया, ठीक है। तो क्या कहा गया, वही जो मिनर्वा मिल्स, वही कर्नाटक की कंपनी, जमीन अधिग्रहण, उसको सरकार अपने में जोड़ना चाह रही थी, उसी से रिलेटेड बात थी। तो संसद की शक्ति सीमित, क्या कि संसद को असीमित संशोधन शक्ति देना असंवैधानिक है। सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और क्या था, अनुच्छेद 31C का विस्तार जो है उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। क्या कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन की उस धारा को रद्द कर दिया गया जिसने सभी DPSP को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा था। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच का संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है। सीधी सीधी बात ही खत्म कर दी। एक मतलब क्या अद्भुत जजमेंट्स आए हैं और क्या अद्भुत निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनो, तुमको DPSP लागू कराने कराओ ना, कौन रोक रहा है। फंडामेंटल राइट्स को लागू करना कराओ ना, कौन रोक रहा है, ठीक है। हालांकि सरकार फंडामेंटल राइट्स के क्षेत्र में तो वैसे भी नहीं जाती क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन आ गया था, DPSP पे खेल सकती थी। उन्होंने कहा कि जो करना है करो, लेकिन कभी हमको लगा कि तुम बैलेंस बिगाड़ रहे हो ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत हम तुमको रोक देंगे, तुम नहीं कर सकते इस बात को। ये बड़ी ही गूढ़ सी बात थी, इसको कहा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे हम इस प्रकार के बैलेंस को देखते हैं, ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज को देखते हैं, मैंने उसको पढ़ाया था, वही हम देखते हैं कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है और भाग 4 में जो DPSP है, इनका जो बैलेंस है हमने उसको भी देखा और उसको भी मौलिक अधिकार बनते देखा। तो क्या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और DPSP एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो बैलेंस रखते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। उसको मैंने शुरुआत में बात की थी, है ना। DPSP लक्ष्य है और मौलिक अधिकार उन तक पहुंचने के साधन है। हम इंपावर्ड ही नहीं रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, शक्ति ही नहीं रहेगी, पोषण ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे अपने गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का सामंजस्य और संतुलन ही भारतीय संविधान की सर्वोच्च बुनियादी विशेषता है। द बैलेंस बिटवीन दीज टू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात यहाँ पे कही गई और यहाँ पे ही हम आज की क्लास को रोकेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे, जब हम आगे की क्लासेस में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की, अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, जो हमारा निर्माण हिंदी का बैच है, बताता चलूँ आपको कि 20 मई से उसमें जो नया बैच शुरू हो रहा है, निर्माण भी प्रतिज्ञा भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मेरा कोड है उसका इस्तेमाल करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार जाके देखिए, उसमें नंबर दिया होगा, कॉल करके पूछिए कि विकास सर का वीडियो देखे थे, हमको जरा कोर्स के बारे में बताइए। वो आपको बताएंगे, आपको पता लगेगा। इससे बेहतर कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फीचर्स पे नज़र डालेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि क्या है SIP, क्या है IGP, क्या है ये सारे फीचर्स, ठीक है। आप प्रीलिम्स आपका अगर आप पास कर लेते हो तो पूरी फीस वापस हो जाती है। 18 किताबों का सेट आपको मिलता है। देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स रिलेटेड विद दिस ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो बैच है वो 18 मई से शुरू हो गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बड़ी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो कि अगले हफ्ते 10 दिन उसमें एडमिशन चलेगा, मैं ही पढ़ाता हूं। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पे भी आप जो मेरा कोड है विकास लाइव, इसका प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, या मेरे टेलीग्राम पे चले जाइए जहाँ पे मैं PDF शेयर करता हूँ, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे बात करके बात तो कर ही सकते हैं। आपको अगर कोर्स से जुड़ना है तो आप मुझे मेरी मेल ID यानी कि vikas.singh@iq.com पे भी मुझे मेल कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपसे बात कर लूँगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो देयर आर सो मेनी, आप स्टडी IQ के नंबर पे कॉल करके बोलिए कि विकास सर ने बोला था हिंदी साहित्य से जुड़ने के लिए, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी PDF यहाँ पे मिलेगा आपको, मेरे जो क्विज़ेस कराता हूँ वो यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे @विकास लाइव पे, ठीक है।
अगली जो क्लास होगी वहां पे हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, केस दर केस बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सीरीज को और लाइवली बनाया जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पार्लियामेंट शुरू होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी एम्पावर्ड हो सकें, वो भी जानकारी ले सकें संविधान की, वो जो अक्सर छूट जाती है पढ़ते समय। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।